ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत की, जो कि एक बार फिर से बहस का मरकज़ बना हुआ है कि IMF की ताज़ा वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल में पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है उसकी रफ्तार हुकूमती हदफ से कम रहने का इम्कान है। ऐसे में सब लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर वो कौन सी रुकावटें हैं जो हमारी जो मईशत है उसको तेज़ी से आगे बढ़ने में रोक रही हैं। क्या सिर्फ कर्जे और उसके साथ साथ महंगाई ही ये मसला है, या असल चैलेंज बरामदात फिर सनती पैदावार हो गई और उसके साथ साथ तहकीक, जिद्दत, सरमायाकारी और पॉलिसीज़ का तसलसल भी है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका आपसे तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इफ्तिखार हसन साहब, सीनियर जो हैं इकनॉमिस्ट भी हैं और ग्रुप डायरेक्टर हैं SJG फजल इलाही। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और सुबह खैर आपको। ये बताइए, जिस तरह मैं अभी ये बात करी थी, जब भी पाकिस्तान की मईशत की बात आती है तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस की बात होती है, मगर आपसे ही जानना चाहेंगे जो मईशत की इस वक्त जो रफ्तार सुस्त हुई हुई है इसकी क्या रीज़न्स हैं? इसमें जो मेन ट्रेड डेफिसिट की हम जब बात करते हैं तो पाकिस्तान को भी ज़्यादा जो गवर्नमेंट की तवज्जो है वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की तरफ बात हो रही है जी। तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट कोई 30 to 35 बिलियन की तरफ हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। आपको इंडस्ट्री ही सपोर्ट कर रही है बेसिकली, जितना भी आप समझे रेवेन्यू जनरेटर है वो इंडस्ट्री से हमारे पास हमें सपोर्ट मिलती है। अच्छा, इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए डेफिनेटली आप जब एक्सपोर्ट करेंगे, कोई भी मुल्क एक्सपोर्ट करेगा तो वहाँ से वो इंडस्ट्रीज़ की ग्रो करती है, आपके पास डॉलर आएगा, रेवेन्यू आपके पास आएगा। तो हमारी जो ज़्यादा हमारी जो हम जिस पर डिपेंड करें वो रेमिटेंस पे भी ज़्यादा हम डिपेंड करते हैं, रेमिटेंसेस भी ज़्यादा करते हैं। तो गवर्नमेंट का अब जो तवज्जो है वो ये है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। एक गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि हम 2029 तक जो है वो 60 बिलियन की तरफ हमारा जो एक्सपोर्ट करा जाए। तो आप ये समझ लें कि हमारी जो करंट हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको डबल किया जाए। अब उसके लिए जो मसले मसाइल इंडस्ट्री को फेस करने पड़ते हैं उसमें एक तो सबसे बड़ा जो है वो एनर्जी कॉस्ट है। हम सब सुनते हैं एनर्जी कॉस्ट पर बहुत बात हो चुकी। हमारे जो रीजनल प्लेयर्स हैं उसके साथ हमारी, अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट देखें तो हमारी वो डबल है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कराची की इंडस्ट्री जो फेस करती है वो एक और फेस करती है कि जो पानी का इशू है वो पानी का इशू फेस करती है। फिर डेफिनेटली हमारा जो कराची का या ओवरऑल पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें इंडस्ट्री को भी सपोर्ट नहीं करता जी। तो ये बेसिक इश्यूज़ हैं। जब तक हम इसको, और फिर दूसरे उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टाफ नहीं है, स्किल स्टाफ की हम बात करते हैं। हमारे पास लेबर तो बहुत है हमारे पास, बट लेबर उस लेवल की नहीं है जो हम कॉम्पीट कर सकें, जैसे बांग्लादेश है या चाइना है जिनसे हम कॉम्पीट करना चाहते हैं मार्केट के अंदर जाके। तो ये 5 से 6 फैक्टर्स हैं, अगर हम इसको सही कर लें तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स बढ़ती है, आपकी इंडस्ट्री को बढ़ती है। अच्छा, आपने तो ये बहुत अच्छे जो अमली इकदाम करने की बात की है, लेकिन क्या वजह है कि हम ये सब जानते हुए भी और आके सजेस्ट भी करते हैं जो भी माहिर आते हैं, ये बताइए पाकिस्तान के लिए बरामदात क्यों इतनी अहम है इस वक्त? बरामदात के हवाले से जो अभी आपने मसाइल भी बताए हैं, कौन से चैलेंजेस हैं जिसको फौरी तौर पर अगर हल कर लें तो आप बेहतर कर सकते हैं? एक देखिए, हमारी जो एक्सपोर्ट्स है ना वो ज़्यादातर कन्वेंशनल है, जिसे हम कहते हैं ना, हम टेक्सटाइल भी एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास बेडशीट है या रॉ कॉटन, हम उसमें ज़्यादा हमारी तवज्जो है। अब इंडस्ट्री जो है वो शिफ्ट हो रही है। अगर आप चाइना की मिसाल लें, जिसकी मिसालें देते हैं और चाइना को हम देखते हैं तो उन्होंने अपनी इंडस्ट्री का शिफ्ट किया है। वो चले गए हैं हाई वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स की तरफ, जिसमें हमारे पास सेमीकंडक्टर है, अब एरोस्पेस पे बात हो रही है, लोग सैटेलाइट्स पे बात कर रहे हैं। तो आपको इंडस्ट्री, अपनी माइनिंग इंडस्ट्री, इसमें पाकिस्तान अब तवज्जो दे रही है। तो वक्त के साथ हमें अपने आप को, अपनी जो टेक्नोलॉजी हम कर रहे हैं उससे हटना ही पड़ेगा। जो हम करना, मतलब सेमीकंडक्टर के सब, अब जैसे AI का दौर आ रहा है जी, मैं अभी आपसे बात करने लगी थी। IT है, ज़री मसनूआत हैं, फिर इंजीनियरिंग होगी, फिर अभी आप खुद भी जिक्र कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल की बात कर लें। सेक्टर बरामदात में कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं ये? उसमें फार्मास्यूटिकल अगर साइड पे देखें तो हमारे पास अभी जो हमारी लोकल कंपनीज हैं, हमारे पास कोई 750 कंपनीज हैं फार्मास्यूटिकल की। वो 90% ऑफ द जो हमारी लोकल रिक्वायरमेंट है वो पूरी करती है। अच्छा, हमारा जो रॉ मटेरियल है, क्योंकि वो इंडिया और चाइना से ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी है, तो रॉ मटेरियल पे भी पाकिस्तान में काम हो रहा है। आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे तो मीन्स का आपको डॉलर पे करना पड़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट आपकी अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट पे भी आएगा कहीं ना कहीं। तो उसके लिए भी हो रहा है कि रॉ मटेरियल पे जो है फोकस गवर्नमेंट का ज़्यादा है। अब उसके अलावा जैसे बायोटेक है, बायोटेक में हम जब चले जाते हैं तो बायोटेक की पोर्ट्स आ गई, जैसे वैक्सीन्स हैं या इसमें फर्दर जो एडवांसमेंट आ रही है, बायोटेक की पोर्ट्स हैं, जैसे अपने GLP-1 की हमारी पोर्ट्स आ रही हैं। तो ये पाकिस्तान में बनना शुरू हो गई है। एंटी कैंसर पे है, बहुत बात हुई है, एंटी कैंसर पर बहुत डिपेंडेंसी ज़्यादा थी। एंटी कैंसर पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री ने बनाना शुरू कर दी है। तो मगर अब जो फार्मा इंडस्ट्री हमारी है उसका देवर टूवर्ड्स कि हम ज़्यादा चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट करें। अच्छा, अभी आपने खुद भी जिक्र किया था बांग्लादेश का, वियतनाम का जिक्र करें, इसमें
आपने ये बताया कि वो स्किल असल चीज़ तो है ना कि वहाँ के खुद जो वर्कर्स हैं वो स्किल्ड हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान बाहराज़ गैर मुल्की सरमायाकारी की अगर सूरत हाल पूछी जाए आपसे तो वो आप क्या कहेंगे, कैसी रही? देखिए, अगर हमारे पास, हम इसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम देते हैं हम इसको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास इस वक्त ऑलमोस्ट लास्ट ईयर जो है 2 बिलियन की हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। अच्छा, हम अगर किसी रीजनल प्लेयर से इसको, चाइना को तो हम हटा देते हैं, अब वियतनाम इज़ अ ग्रोइंग इकनॉमी, तो हम अगर वियतनाम को देखें तो वियतनाम हमसे पॉपुलेशन हमसे आधा है, बट अगर उनकी अगर हम उनका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो उनका कोई 20 बिलियन का है। इट मीन्स हमसे कोई 20 गुना ज़्यादा है। अच्छा, उनकी एक्सपोर्ट्स भी अगर आप सिर्फ वियतनाम की देखेंगे तो वियतनाम की अगर हमारी 30 बिलियन एक्सपोर्ट्स हैं तो उनकी कोई 400 बिलियन की तरफ एक्सपोर्ट्स हैं। वो फिर गए हैं दूसरी तरफ, मतलब फॉर से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में मोबाइल सेट पे चले गए, गेमिंग पे चले गए, इसकी आपकी गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो वो हमारे यहाँ जो अगर मोबाइल भी बनता है, मोबाइल की ऐप्स तो बन रही है, बट कोई गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसको टैप नहीं कर रहे। तो माइक्रो सेमीकंडक्टर की जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी ट्रिलियन इंडस्ट्री है, उसको टैप करने की ज़रूरत है। तो बस कन्वेंशनल से हटना पड़ेगा, हमें एडवांस पे हमें जाना पड़ेगा, तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। तो ये किस तरह जाएंगे इस तरफ का, आप क्या कहेंगे? सरमायाकार पाकिस्तान आने को तैयार क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर कोई पाकिस्तान सरमायाकार आए तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीज़ों पे हम कवर कर सकते हैं ना। उसमें जैसे भी ग्लास गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, वन विंडो सर्विस देने की ज़रूरत है। जैसे आप अगर मलेशिया में कोई काम करना चाहते हैं या कोई थाईलैंड में काम करना चाहते हैं तो इंडस्ट्री को वो सपोर्ट करते हैं, आपको वन विंडो सर्विस देते हैं। अगर मैं पाकिस्तान में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहता हूँ तो मुझे कोई 20 से 25 इदारों के पास अप्रूवल के लिए जाना पड़ता है। तो अगर आपने सुना होगा पिछली हुकूमतों में भी, अभी हमारी जो रिसेंट है इसमें SIFC का आपने नाम सुना होगा जी, जो फैसिलिटेट कर रही है बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी मीन्स कि आपकी लेबर भी ग्रो होगी, जैसे अभी आपने सुना होगा BYD पाकिस्तान आ गई, उसके बाद आरामको आ गई, तो इंडस्ट्री लग रही है। बट एक हमें पॉलिसीज़ जो है हमारी पाकिस्तान की, जो पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट हो पिछले अगले 5 से 10 साल, तो जो इंडस्ट्री लगाएगा उसको क्लैरिटी होगी कि पॉलिसीज़ क्या है, टैक्स का निज़ाम क्या है, तो वो एक क्लैरिटी आएगी तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो डेफिनेटली मुल्क ग्रो करेगा। सही। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो किसी भी मईशत के लिए कितनी वो अहम है, पाकिस्तान इस शोबे में क्यों पीछे है? हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर आप देखें तो हमारी पूरी GDP का हम कोई 0.2% अभी इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप इसको कंपेयर चाइना से करते हैं तो वो कोई अपनी पूरी GDP का कोई 2.5 से 3% लगाते हैं। जैसे अब फिर वही वाली बात, अब जैसे वो एरोस्पेस में कर रहे हैं, अब उनके एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, मार्स पे जाने की बातें हो रही हैं, तो अब उसके लिए अब आपके पास जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास मिसाल के तौर पे, तो वो जब तक कि हम इम्प्रूव नहीं करेंगे, हमारे पास इंडस्ट्री में चेंज नहीं आएगा, तो हम एज अ कंट्री हम ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब है कि अगर हम तहकीक हो गई या फिर इन्वेंशन है उसमें सरमायाकारी की तरफ तवज्जो दें तो इससे मुआशी फ़वाइद कितने अरसे तक फिर हम हासिल कर सकते हैं? मैं आपको मिसाल दूं, जैसे मिसाल के तौर पर पहले एक वैक्सीन बनने में टाइम लगता था, कोई 10 से 15 साल लगते थे, अब वो टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद कोई 3 से 4 साल पे आ गया। तो इसी तरह हर उसमें एक जिद्दत आ रही है। जब तक आप रिसर्च और डेवलपमेंट में काम नहीं करेंगे जी, आप इंडस्ट्री लगाएंगे नहीं, तो कोई भी इंडस्ट्री लगेगी पहले उसका एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, उसका एक फेज़ होगा, 2 से 3 साल उसकी इंडस्ट्री का, उसको 2 से 3 साल उसका जाना पड़ेगा, उसकी सर्टिफिकेशंस कराने पड़ेंगे उसको। तो वो जब सर्टिफिकेशंस होते हैं वो 2 से 3 साल जब तक आपको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, तो जब तक आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज अ कंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया वो चाइना जो 2.5 से 3% इन्वेस्ट कर रहा है सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर। हमारी जब तक वो न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी इदारे में नहीं होगी, चाहे वो टेक्सटाइल हो चाहे वो सी फूड हो, जब तक हम उसमें अपनी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं बढ़ाएंगे, वो कंट्री मतलब कि आप अल्टीमेटली इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती आपके साथ। अच्छा इफ्तिखार साहब, एक तरफ हम उड़ान पाकिस्तान 2030 का आपसे मैं जिक्र करूं, हुकूमत इल्म पर मबनी जो मईशत है और उनका विजन भी यही है कि 2030 की बात करते हैं, क्या ये ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं इससे मुताबिकत रखते हैं, मुताबिकत रखेंगे? देखिए, जब तक आप लोकल इंडस्ट्री को लोकल इंडस्ट्री को हम एंगेज नहीं करेंगे ना, हम ग्रो नहीं कर सकेंगे। लोकल इंडस्ट्री के जब तक हम मसले नहीं हल करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दूं, हमारे पास जो सेक्टर जो हमारे पास टैक्स देता है वो इंडस्ट्री ज़्यादा टैक्स देखती है। अगर आप यही हम देखें एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो कि हमारी पूरी मईशत का 23 से 25% कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो अगर सिर्फ लास्ट ईयर के बजट आप वैल्यूज़ देखें तो उनका कोई 300 अरब रुपए का उन्होंने आमदनी दिखाई है, जबकि उसके अगेंस्ट उन्होंने टैक्स क्या दिया है, वो टैक्स उनका 2% भी नहीं बनता, 5% टैक्स बनता है। तो जो आपको या तो सैलरीड क्लास दे रही है या कॉर्पोरेट दे रहे हैं, जिस पे हमने सुपर टैक्स भी इम्पोज कर दिया। तो इंडस्ट्री जब तक हम नहीं खड़े हमें जैसे रिटेलर पे IMF ने भी जोर दिया कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो टैक्स रिफॉर्म से लेके टैक्सेशन करें। आप जो है वो रिटेल जो सेक्टर है हमारा
उन पे आप जब तक टैक्स नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो कि हम जो इदारे हमें टैक्स दे रहे हैं हम उन्हीं पे सारा जो है ना वो टैक्स का निज़ाम लाद दें, क्योंकि लिमिटेड लोग हैं आपके अभी तो पास। प्रैक्टिस तो यही है ना, देखने में ये आया है, हमेशा से यही रहा है। तो हर साहब, नौजवानों को रोजगार देने के लिए कौन से ऐसी मुआशी शोबे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मौके पैदा किए जा सकते हैं? अभी आप खुद भी जिक्र कर रहे हैं एआई, उसने तो बिल्कुल बदल के रख दिया सबको। उसमें जो हमारे पास है एसएमईज कहलाती हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, वो हमारे पास कोई पाकिस्तान में कोई मेरा ख्याल है 50 से 5 to 7 मिलियन के हमारे पास कोई नंबर है। जो छोटा इन्वेस्टर होता है बेसिकली, जिसको कोई छोटा काम करना है, तो उसके पास उसको इंकरेज करना चाहिए। अच्छा, इंडस्ट्री का जो एसएमईज जिसे हम कहते हैं, वो पूरी इंडस्ट्री का 40% जो लेबर है वो उनके साथ इंटैक्ट है। तो जब कोई छोटा सा सरमाएदार जो एंटरप्रेन्योर होता है, अगर आप मतलब मिसाल दें, हम यही लोन अगर कोई एंटरप्रेन्योर लेना चाहता है तो उसकी कोलेट्रल आपसे मांगेगा कि आप कोलेट्रल दे दें। यहीं अगर हम कोई बाहर कोई छोटा कोई बंदा काम आईटी में फोर्स से कोई सॉफ्टवेयर हाउस खोलना चाहता है, तो उसका जो आप समझिए जो वो दे रहा है आपको टैक्स दे रहा है, आपका इंटरेस्ट रेट वो दे रहा है 4% 3% पे। अच्छा, हमारे यहाँ वो 11.5% टैक्स है। तो उसकी जब तक आप ये जो स्मॉल इंडस्ट्री है, देखें जो बड़ी इंडस्ट्री है वो तो अपना काम चला लेती है कुछ करके, जब तक आप एसएमईज को फंड गवर्नमेंट अब तवज्जो जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ऐलान किया कि हम इसको बढ़ाएंगे और बैंकिंग सेक्टर को एनकरेज करेंगे कि हम जो है वो एसएमईज को करें। अच्छा, बैंक सेक्टर क्या करता है? बैंक सेक्टर क्योंकि उनको सेफ होती है कि वो बड़ी कंपनीज को या तो लोन देते हैं या वो गवर्नमेंट को लोन दे देते हैं, जो कि सिक्योर होता है उनके लिए। सही। अच्छा, जब छोटे एसएमईज को जब लोन देंगे तो डेफिनेटली आप जब तक उनको इंकरेज नहीं करेंगे, और वहीं आगे जाके जो आप जैसे यूथ की बात कर रहे हैं, अगर कोई लगाना चाहता है तो ऑन एन एवरेज जो लोन की परसेंटेज है वो कोई 23 से 25 लाख बनती है, जो ऑन एन एवरेज छोटे एंटरप्रेन्योर को देते हैं। सही। तो हर साहब, लास्ट में बस आपसे यही कहेंगे, क्या आप कहेंगे गवर्नमेंट को अपनी मुआशी इस्लाहत बढ़ाने के लिए कौन से ऐसे स्टेप हैं जो फौरी लेने चाहिए? 1 2। इसमें सबसे पहले जो है ना, हमें जो इंडस्ट्री को मारती है वो अभी कराची में स्पेशली अगर मैं बात करूं, वो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। पर डेफिनेटली पानी जो पूरा कराची को सप्लाई होता है वो कराची के हिसाब से आधा है, तो इट मीन्स कि वो इंडस्ट्री तक भी नहीं पहुंचता। अब समझिए कि हम जो है हम बिजली भी डबल कॉस्ट पे दे रहे हैं और फिर हम पानी भी खरीद रहे हैं। उसके बाद जब इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी बारिशें शुरू हो गई हैं तो आप समझ लें उसका इम्पैक्ट पहला रहेगा हमारे पास। इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं होगा, और मिसाल के तौर पे हम यहाँ से कोई चीज़ हमारे कराची से कोई चीज़ आती है पिशावर, उसकी कॉस्ट जाती है वो डबल हो जाती है। और यहीं अगर हमारा कोई रेल सिस्टम, एफिशिएंट रेल सिस्टम हो, तो वो कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। तो एटलीस्ट 3-4 इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करा जाए, एनर्जी कॉस्ट को जो है ना, एटलीस्ट जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको कोई कम का इंसेंटिव दे दिया जाए। कि भाई ये ज़रूरी है एटलीस्ट। बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम में आप आए, और यहाँ पे आपको कहेंगे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।